सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 8 मेरा विद्रोह का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं सूर्यबाला। मेरा विद्रोह, विद्रोह का अर्थ होता है आवाज़ उठाना, खिलाफ जाना। यह जो पाठ है एक पिता और पुत्र की कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार बच्चे अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं में दब जाते हैं, अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते करते वे अपने मन की जो उनकी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे मार देते हैं और जिसकी वजह से उनके मन में विद्रोह का निर्माण हो जाता है। वे विद्रोही हो जाते हैं। वे अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसी ही कहानी है मेरा विद्रोह। आइए देखते हैं परिचय। जन्म 1943 वाराणसी में हुआ, उत्तर प्रदेश। समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधी रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंग श्री आदि अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां आदि। अब इस पाठ में क्या दिया हुआ है? गद्य संबंधी। प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बाल मन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। लेखिका का कहना है इस कहानी के द्वारा कि हमारे जो अंदर भीतर छुपे हुए जो इच्छाएं होती है, बच्चों के मन में जो इच्छाएं होती हैं, लालसाएं होती है, वे माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के बीच में रहकर वो दम तोड़ देती हैं। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, परंतु बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, यह कोई नहीं जानता, उसको कोई समझना भी नहीं चाहता। इसलिए हमें ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए जहाँ पर हम अपने विचारों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चों के ऊपर थोपें। आइए देखते हैं पाठ 8 मेरा विद्रोह। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? अब यह जो कहानी है, यहाँ पर एक पात्र दिया है बच्चे का और पिता का। तो बच्चा किवाड़ खोलता है और धीरे धीरे पीछे से आने की कोशिश करता है और उसके पिताजी वहाँ पर बैठे होते हैं और उनकी निगाहें उनके ऊपर पड़ जाती है। तो पिताजी गुस्से में पूछते हैं, किधर गए थे? तो बच्चा जवाब देता है, लॉन्ड्री में कपड़े देने। तो फिर पिताजी बोलते हैं, तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ धुलते हैं लॉन्ड्री में? तो फिर बच्चा जवाब देता है, रोज़ कब धुलते हैं? फिर पिताजी उससे बोलते हैं, बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर इधर उधर मटर गश्ती करता है। मटर गश्ती मतलब कि यहाँ से वहाँ मस्ती करता रहता है, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। फिर बच्चा बोलता है,
मैं गुनगुनाता हुआ ठीक सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ठिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों का दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। अब यहाँ पर बच्चा करके और कुछ गुनगुनाता हुआ, मतलब कि अंदर ही अंदर गुस्सा करता हुआ ढीठ सा वह अंदर चला जाता है और मन ही मन बोलता है, मन तो करता है कि बहुत सारे इनको जवाब दे दूं, तीर चलाऊं, जवाबों के तीर चलाऊं, पर क्या होगा, उसका नतीजा यही निकलेगा, फिर से पिताजी मुझे डांटेंगे, दहाड़ेंगे, गरजेंगे और फिर मैं घर से दूर कहीं घंटों घंटों गायब हो जाऊंगा और फिर वही पिता पुत्र के बीच में तानाकसी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और माँ फिर क्या करेगी, यह सब देखकर रोने लगेगी और फिर अपने पूर्व कर्मों के पहले कर्मों को दोष देते हुए कि पता नहीं मैंने क्या किया, किस कर्म का मुझे ये पाप मिल रहा है। ठीक ठाक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अब बच्चा बोलता है कि उनसे ठीक ठाक याद भी नहीं है कि यह सिलसिला कब चालू हुआ, उसके पिताजी और उसके बीच में जो संबंध बिगड़ गए थे वह कब से शुरू हुआ। मैं तो जब से जानता हूँ तब से मैं अपने आप को ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड, ऐसे ही लोगों को जवाब देने वाला और ढीठ बच्चा मैं जानता हूँ। मेरा बचपन तो बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे मैं जैसे ही पीने चला, होठों तक लगाने चला, उसमें पिताजी ने अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा का जहर घोल दिया। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। अब आगे वह बच्चा बताता है कि उसका पहले दिन स्कूल का दिन उसे याद है कि जब उसके माँ ने उसके बाल संवारे थे अच्छे से, उसकी किताबें, नया बैग, उस सब कंधों पर उसको लटकाकर पिताजी ने साइकिल पर बिठाकर स्कूल में छोड़ा था। और उसे यह भी याद है कि पिताजी ने बहुत दौड़ धूप करके, बहुत मेहनत से उसका जो एडमिशन है वो कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया था। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल में अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा था। अब और आगे बताते हैं कि वह लड़का बोलता है कि मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा और मेरे घर में जो पूरा वातावरण था वह हिंदी का था, इसलिए मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी और क्लास में जिस बच्चे के माहौल इंग्लिश का था वह बच्चे बहुत अच्छे फ्लुएंटली, धारा प्रवाह मतलब कि एकदम से बिना रुके वह अंग्रेजी बोलते थे। और ऐसे ही बच्चों पर शिक्षिका क्या करती थी, अपने प्यार लुटाती थी, शाबाशी लुटाती थी और कक्षा में उन्हीं बच्चों का दबदबा रहता था। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से वे लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुँचा। अब आगे लड़का कहता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में तो डाल दिया, मैं माँ से पढ़ सकता था, परंतु माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए मुझे पिताजी से पढ़ना पड़ता था। पिताजी भी शाम को आने के बाद में मेरी किताब कॉपी लेकर सब बैठ जाते थे और उसका बच्चे का मन भी नहीं करता था पिताजी से पढ़ने का, फिर भी वह माँ के कारण
माँ ने उसे कहा था कि तुम्हें पिताजी से पढ़ना है, इसलिए वह माँ का मन रखने के लिए पिताजी से पढ़ता था। और बाद में वह यह भी कह रहा है कि वह 8वीं तक पहुंचा है उसके पिताजी के कारण ही। उसके पिताजी ने उसे पढ़ना रटाना अच्छे से वह पढ़ाई करवाते थे। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया। सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। अब एक वाकया बताते हैं। वो लड़का बताता है कि मैं एक बार हमारे क्लास की पिकनिक जा रही थी और मैंने पिताजी से बोला, पर पिताजी ने मना कर दिया। माँ तैयार थी परंतु पिताजी को वह मना नहीं पाई। पिताजी और माँ के बीच में झिकझिक होने लगी, मतलब लड़ाई होने लगी। फिर भी मैं अड़ा ही रहा। मैं पिकनिक जाने के लिए बहुत जिद कर रहा था। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो उसे समझाया गया, वह नहीं माना तो फिर उसे डरा कर धमकाया गया, उससे भी नहीं माना तो उसको डांटा गया और सबसे आखिरी में एक चांटा लगाकर उसको क्या बोल दिया गया, नालायक, तो किसी काम का नहीं है। उस समय वह बच्चा बहुत क्रोधित हो गया था। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपए देते तो भी मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की। माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। अब बच्चा और आगे बताता है कि जब भी कभी मैं डोनेशन के लिए या फिर कोई सालाना उसके वार्षिक प्रोग्राम होने के लिए जो भी स्कूल से अगर कोई पर्ची लाता पैसों के लिए, तो वह पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते और 1-2 रुपए ही थमा देते। पर मैं बहुत जिद्दी था और मैं बोलता था कि बाकी के बच्चे 10 या 20 रुपए लेकर आते हैं, आप मुझे 1-2 ही रुपए देते हो। और माँ को कहा तो माँ भी ऐसे खर्चों को फिजूल खर्चा मानती थी। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारी का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। अब आगे वो लड़का कहता है कि उसके दोस्त की, जो रमन नाम का है, उसकी वर्षगांठ मतलब उसका बर्थडे आने वाला था और उसको वो भूल ही नहीं सकता। वह 1 महीने पहले से उसकी तैयारी कर रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अंदर बाहर एकदम से वह उछल रहा था। उसको अंदर से इतनी खुशी हो रही थी रमन के वर्षगांठ की, क्योंकि रमन ने अपने वर्षगांठ के, अपने बर्थडे की इस प्रकार से तैयारी की थी और उस तैयारी का सबके सामने इतना बखान किया था, इतना अच्छा चित्र उन्होंने बताया था कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, जिसकी वजह से जो लड़का है वह 1 महीने पहले से ही बेचैन होने लगा। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। डपटना मतलब डांटना। नहीं जाना है। मैंने जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। और जब मैंने जाने की जिद करी तो पिताजी ने मुझे डांट दिया, डपट दिया और फिर बोला कि तुमको नहीं जाना है। तो मैं जोर जोर से पिताजी से लड़ने लगा, जोर जोर से जिद मचाने लगा, रोना चिल्लाना सब चालू कर दिया। और गुस्से में पिताजी ने क्या किया, एक थप्पड़ उसको गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। अब पिताजी ने उसके गालों पर थप्पड़ मार दिया तो वो उसके जो गालों पर वो एकदम लाल निशान उंगलियों के पड़ गए और वह देखकर माँ बहुत रोती है और पिताजी को बुरा भला कहती है, उनसे लड़ती है और पिताजी को भी उस पर थोड़ा सा पछतावा होता है। और फिर माँ ने उसका मुंह धुलाती है और पोंछती है और
उस पर दवा लगाकर बाजार से एक बिस्किट का डब्बा मंगाकर उसको रमन के बर्थडे पर भिजवा देती है। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उसकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। अब वह रमन के घर जाते हैं। सामने ही उसके पापा दिखाई देते हैं। वो देखकर बहुत खुश होते हैं। रमन को देखकर बहुत खुश होता है वो। और अचानक उसकी दृष्टि उसके गालों पर पड़ती है तो उसके पिताजी ने बिना पूछे ही पहले से ही जवाब दे देते हैं कि आते आते यह सीढ़ी से गिर गया, परंतु इसके दोस्त का बर्थडे है, इसलिए मैंने कहा तुम्हें तो जाना जरूरी है। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी हैं। मुझे पीट कर लाए हैं और यह झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अब जब पिताजी ने झूठ कहा तो उस बच्चे के दिमाग में ऐसा लगा कि वो पागल हो गया है और जोर जोर से उसे इसका मन कर रहा था कि मैं जोर से चीख चीख कर रमन के पापा के सामने बताऊं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मक्कार है, निर्दयी है, ये मुझे पीट कर लेकर आए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और उसने कुछ बोलता नहीं है, कोई शब्द नहीं निकालता है, बस वह अपने पिताजी को घूरते हुए रमन की उंगली पकड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? अब जैसे ही वह बच्चा अंदर जाता है, अंदर का दृश्य बहुत ही सुहावना था। मन को जो अच्छा लगने वाला था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लाल परी के जादुई देश जैसा है। बहुत सारे ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे झूलते हुए नजर आए, रिबन्स लगे हुए थे, प्रेजेंट्स पड़े हुए थे, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सब सजावट की हुई थी। और सबसे अच्छा यह था कि रमन के मम्मी डैडी बहुत अच्छे से मुस्कुराकर सबका स्वागत कर रहे थे। जब बच्चा घर वापस लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा कि तुम मेरा बर्थडे कब मनाओगे? उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा और आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्याय के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। चूंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से थी। अब जब उसने पूछा कि मेरा जन्मदिन कब मनाओगे, क्यों नहीं मनाते, तो उत्तर में पिताजी ने उसे जोर से डांट दिया। और इसी उपेक्षा के कारण कि ऐसे पिताजी उसके साथ ऐसे ही करते, आक्रोश उसके मन में और बढ़ गया, गुस्सा और बढ़ गया और शायद वह धीरे धीरे इसी उपेक्षा को उसने अपने मन में स्थान दे दिया और उसमें विद्रोह उसके मन में उत्पन्न होने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी के प्रति यानी शत्रु, वह अपने पिताजी के प्रति एक शत्रु उसके अंदर पैदा हो गया, उसने जन्म लिया। और हर वक्त वह अपने पिताजी को तंग करने के लिए, दुखी करने के लिए अलग अलग प्रकार से उसका बदला लेने के लिए स्कीमें बनाया करता था। और पढ़ाई भी उसे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि पढ़ाई का नाम सुनते ही उसे चिढ़ मचती थी क्योंकि पढ़ाई उसके पिताजी ही करवाते थे। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पीटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पीटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया। मैं दुस्साही और पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। अब उसकी छोटी बहन और एक जो उसका छोटा भाई के आगमन से आने की वजह से जो लोग परिवार में बढ़ गए थे, जिसकी वजह से बहुत उनको तंगी का सामना करना पड़ता था। आर्थिक तंगी उनके घर में थी, जिसके वजह से ही शायद वह इस तंगी के कारण विद्रोही बन गया था
और उसे बार बार बात बात पे पिताजी पीटते थे और इस बात की उसे आदत हो गई थी और इसी की वजह से उसके दिमाग से मार पीट का डर काफूर हो गया था। काफूर मतलब भाग गया था और इसी वजह से जो लड़का था वह दुस्साही हो गया था, बहुत उसके अंदर दुस्साहस निर्माण हो गया था, पैदा हो गया था। जो पिताजी जैसे ही उसको मारते थे तो वो घर से भाग खड़ा होता था। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक में मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। अब उसकी पढ़ाई पिछड़ती गई क्योंकि वह पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि उसके पिताजी उसको पढ़ाते थे। फर्स्ट आने लायक तो नहीं था वो, परंतु सामान्य जो बच्चे थे उनसे वह अच्छा था, उनसे ज़्यादा नंबर लाता था। पढ़ाई से उसे एकदम शत्रुता हो गई। वह उसे पढ़ाई को अपना दुश्मन समझने लगा और वह अपने पिताजी को के साथ में बदला लेने के कारण, वो बदला लेने के चक्कर में उसने अपना पूरा पढ़ाई का मज़ा किरकिरा कर लिया और वह कभी भी पढ़ाई नहीं करता था। वह हर वक्त अपने पिताजी को नीचा दिखाने के लिए सोचता था कि मैं क्यों ना कम नंबर लेकर आऊँ। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर आने पर पिताजी खुश होंगे। वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे, चाहे कितनी भी घोल कर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूं अगले साल मैं फेल हो जाऊंगा, फेल। अब एक वाकया वो बच्चा बताता है कि उसे याद है कि वह 5वीं में 7th रैंक उसका आया था, परंतु उसने 6वीं में बहुत मेहनत की और मेहनत करके 3rd रैंक आया। और उसने सोचा कि पिछले बार मैं 7वां रैंक आया था, अभी 3rd रैंक आया तो पिताजी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। परंतु पिताजी उस पर जोर से चिल्लाते कि कितना भी तुझे घोलकर पढ़ा दूं पढ़ाई, परंतु तू थर्ड का थर्ड ही रहेगा। ऐसे में बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है और चीख चीख कर ऐसा लगता है, उसको कहता है कि अगले साल वो मैं फेल हो जाऊंगा। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी से उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा गया पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। यह हर घर की कहानी है कि जब भी हम पेपर देकर आते हैं तब हमारी मम्मी या पापा या बहन या भाई कोई भी हमसे पूछता है कि पेपर कैसा गया, हम अच्छा बताते हैं। फिर कोई ना कोई हमसे वो पूछता है इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा। इस प्रकार से उस लड़के के साथ में भी होता है। उसके पिताजी ऐसा ही बोलते हैं कि ऐसा कह रहे हो कि तुम तो फर्स्ट ही आओगे। खींचकर पेपर देखकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुन भुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे रोते रहने देने की शांति मिलती है। अब उस बच्चे का आक्रोश इतना बढ़ गया कि वह हर वक्त अपने पिताजी को दर्द पहुंचाना, दुख पहुंचाने का ही कार्य करता था। और जो पिताजी ऐसा कहते थे उसको कि तू पढ़ नहीं सकता, तू थर्ड का थर्ड रहेगा, कभी फर्स्ट नहीं आएगा, तो मन ही मन कुछ कुछ बड़बड़ करता था। अपनी माँ के सामने वह सारा गुस्सा निकाल देता था। उसकी जो बहन थी शालू, वह थोड़ी बड़ी हो गई, वो अपनी माँ का कहना मानती थी, अपने पिताजी का कहना मानती थी, तो इसलिए वह अपने पिताजी की चमची वह उसे लगती थी। और जो छोटा भाई था उसे पापा प्यार करते थे, इसलिए वह उसको प्यार नहीं करता था क्योंकि वह सोचता था कि पिताजी इसे प्यार करते हैं। यानी बच्चे के मन में अपने पिताजी के प्रति इतना आक्रोश भर गया, इतना गुस्सा भर गया कि वो अपने परिवार वालों को भी अपना दुश्मन समझने लगा। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंचर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से ही किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर सवारूंगा। कर ले जो कर सकते हैं मीरा।
अब बच्चा अलग ही अलग प्रकार से वह राग आलाप रहा है कि अपने पिताजी को किस प्रकार से वह तंग करे, तो वह उसके लिए स्कीम बता रहा है, बना रहा है कि इस महीने पैसों की ज़्यादा तंगी है ना, इसलिए तेरी कॉट वाली कॉलर वाली शर्ट ही सिलवाऊंगा जो महंगी आती, और मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, बिना घड़ी के परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, साइकिल पंचर होगी तो बस से नहीं, मैं ऑटो रिक्शा करके जाऊंगा, और बाल अपने हिप्पी कट कटाऊंगा, हिप्पी कट मतलब कि कान तक, और उसे बाल फुग्गे जैसे फुलाकर अपने माथे पर रखूंगा। यह सब अपने पिताजी को दुख पहुंचाने के लिए वह कहता है। कई बार मन करता कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी, वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे, मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं, ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती, मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के पास इसे लगा दूंगा। अब वह सोच रहा है कि मैं मेहनत करके एक बार फर्स्ट आ ही जाता हूँ, देखता हूँ कि पिताजी क्या करेंगे। फिर अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, अगर मैं फर्स्ट आ गया तो ये तो पिताजी की जीत हो जाएगी, क्योंकि इसमें पिताजी ने मुझे पढ़ाया है, तो वो उनका उपलब्धि है, उनका अचीवमेंट है। तो ऐसा सोचकर वह क्या करता है कि बोलता है, मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता, उनको मैं क्यों खुश करूं। और फिर कुछ समय बाद वह दहाड़ता हुआ, उसके पिताजी बोलते हैं कि ना पढ़े लिखे, क्योंकि उस बच्चे पे उनको गुस्सा आता है कि ये ना पढ़े लिखे, तो वो बताते हैं कि ये नहीं पढ़े लिखेगा तो इसे ऐसे ही मटर गश्ती करने दो, मैं इसे, इसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो किसी भी कुली कबाड़ी के पास में इसको काम में लगा दूंगा। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निशब्द कातर हो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, आकुल व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसी अवश मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? अब बच्चा कुछ नुक्कड़ की दुकान में, यानी चौराहे पर जाकर कुछ खरीदने जाता है कि उसके पिताजी वहाँ से उसको गुजरते हुए देखते हैं, और उसको लगता है कि मैं घर पे जाऊँगा तो पिताजी मुझे फिर से डांटेंगे। पर जैसे ही वो घर के बाहर जाता है तो देखता है कि घर के बाहर उसके पिताजी खड़े हैं और बहुत ही दुखी, वह अपनी कोहनी टिकाए वहाँ पर दीवार पर खड़े हैं, नीचे मुंडी करके जैसे खड़े रहते हैं वैसे। और उनको देखकर वह एकदम क्या हो गया, अवाक रह गया, कि आश्चर्य होने लगा कि किस प्रकार से उनके पिताजी इतने दुखी और आकुल व्याकुल यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार यह देखा था कि उसके पिताजी इतने विवश हैं, इतने व्यथित हैं, इतने बेबस है। वह अपने बच्चे के लिए बहुत सोच रहे कि मेरा बच्चा किस प्रकार से उसका भविष्य अच्छा होगा, उसकी जो हरकतें हैं वह बहुत खराब है। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों में से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं थे, खुशी के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे। मेरे अपने ही आंसुओं की धार से मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी, मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब बच्चे को अपने पिताजी का इतना विवश चेहरा देखकर, उनकी जो मजबूरी, उनको रोता हुआ देखकर बच्चे को बहुत पछतावा होता है, और पिताजी की दशा देखकर वह मन ही मन बहुत दुखी होता है और जाकर माँ से मिलकर सब कुछ बताता है। और माँ भी इसका जो बच्चे ने उनसे बताया उसके वजह से वह बहुत, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पारावार का मतलब होता है सीमा न रहना, ठिकाना न रहना। माँ ने उसे गले लगा लिया
और माँ की आंखों से आंसू झरने लगे और वह आंसू खुशी के थे, दुख के नहीं। और हमेशा अपने पिताजी के लिए बुरा सोचने वाला व्यक्ति, आज उसके आंखों में आंसू थे और वह निशब्द खड़ा हुआ था। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, मानो वह ऐसा कह रहा हो कि पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। संधि मतलब कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और मैं जो गलत हूँ, मेरे गलत के लिए बस आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पिताजी की या माँ की जो भी कोई मजबूरी होती है, वो जो भी हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, उनकी जो भी महत्वाकांक्षा होती है, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जो भी जायज़ मांग है हमारे माँ बाप की, उसे हमें पूरा करना चाहिए। हमें कभी भी एक तरफा सोचना नहीं चाहिए कि पिताजी मुझे जानबूझकर ऐसा करते हैं, माँ मुझे जानबूझकर ऐसा करती है। उसके पीछे छुपा हुआ कारण हमें अवश्य जान लेना चाहिए कि कहीं इसमें पिताजी की या माँ की कोई मजबूरी तो नहीं है। यह सब जानने के बाद हमें उनके सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और हमें उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करना चाहिए। यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।